इंदौर भिखारियों के लिए बना एटीएम, लाखों रुपए कमा रहे इंदौर के भिखारी। भिक्षुकों के पास से हजारों रुपए नगद मिल रहे हैं, तो कई भिक्षुकों के प्लॉट और मकान तक हैं। तो ये पैसे हैं उसका क्या करती है आपकी बहन? ब्याज पे चलाते। ये पूरा परिवार रहता है, भाई भाभी मौसी भौजाई, उनके बच्चे, ये लोग आ जाते हैं। इनके पास खुद की गाड़ियाँ रहती हैं। लाखों रुपए कमाई का चस्का ऐसा कि सुनकर आप रह जाएंगे दंग। उदय न्यूज की पड़ताल में हुआ खुलासा। जो लोग हैं उनके पास से 75,000 रुपए मिल रहे हैं, साथ ही उनका खुद का मकान है, प्लॉट है। बचपन से कर रहे हो ये तो हमारा खानदानी बिजनेस, बचपन से कर रहे हो ये तो हमारा खानदानी बिजनेस। बाकी दिन तो घर पे रहते, खाली 8 दिन में एक बार कमा। इंदौर शहर दानदाताओं का शहर है और इंदौर की जनता का जो दान है भिक्षुकों के लिए इनकम का माध्यम बन चुका है। हाल ही में आपने कई चर्चाएं सुनी होगी जिसमें भिक्षुकों के पास से हजारों रुपए नगद मिल रहे हैं, तो कई भिक्षुकों के प्लॉट और मकान तक हैं। वहीं कई भिक्षुक जो है ये दान में जो राशि मिलती है इन्हें, उस राशि का नशे के लिए भी उपयोग करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि क्या सिर्फ भिक्षुक भिक्षा सिर्फ इसी चीज़ों के लिए मांगते हैं? हम भिक्षुकों से ही जानते हैं कि आखिर वह भिक्षा क्यों करते हैं। सुनिए विमला ठाकुर और गुलाब बाई को। हमारे घर की परिस्थिति अच्छी मतलब ठीक थी, लेकिन कुछ ऐसा माहौल हो गया था, इसलिए हम बाहर निकल आए। फिर हमारी मानसिक हालत ख़राब हो गई, इसलिए हम भीख मांगने बैठ गए। भीख मांगने के मैं यही जाती थी कि मेरे हाथ पैर दवाई गोली खानी हो रहा, मेरे कहीं ये कि शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कमर दुखना, घुटना दुखना, ये के लिए मैं जाती थी, मैं उनसे मांगती थी नहीं। ये भिक्षा का सिर्फ एक पहलू है, जब दूसरा पहलू अभी बाकी है। महिला बाल विकास द्वारा जब इन भिक्षुकों का रेस्क्यू किया जाता है और रेस्क्यू करने के बाद में जब इनसे चर्चा की जाती है तो एक अजीब ही कहानी सामने आती है। सुनिए महिला बाल विकास अधिकारी से। देखिए, कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ये जो जिले में भिक्षा मुक्ति का जो अभियान चलाया है, इसमें महिला बाल विकास, नगर निगम और डिपार्टमेंट की टीम काम कर रही है और अल्टीमेटली सबका उद्देश्य यही है कि इंदौर शहर को भिक्षा मुक्त बनाया जाए। इंदौर चूँकि बड़ा शहर है और ये दानदाताओं का शहर है, यहाँ लोग बहुत सहयोग की भावना रखते हैं और बहुत ही दान देने में मतलब उनका विश्वास है। तो इसी का ये नतीजा है कि यहाँ भिक्षुकों को पर्याप्त कमाई होती है। और हमने देखा था कि पिछले हफ्ते जो महिला हमने सेवाधाम उज्जैन भेजी थी, उसके पास से लगभग 75,000 रुपये हमें मिले थे, जो कि उसने वहाँ पर बताया था कि लगभग 15 दिन की उसकी कमाई है। इससे पहले हमने लवकुश चौराहे पर एक परिवार पकड़ा था जिसमें कि वो महिला, उनका पति, उनके परिवार के लोग पूरे इस भिक्षावृत्ति में संलग्न थे और जिनकी मासिक कमाई लगभग 2 लाख के आसपास थी। तो ऐसे काफ़ी मात्रा में भिक्षा से उनको राशि मिलती है और स्थिति ये बन गई है कि एक उन्होंने लगभग इसको रोज़गार का साधन बना लिया है। तो जब तक हम देना बंद नहीं करेंगे, भिक्षुक लोग जो है सड़क पे आना बंद नहीं करेंगे। तो मेरी सबसे यही अपील है कि कृपया दान के रूप में राशि देना बंद कर दें। यद्यपि कि मदद के लिए और भी कई साधन हैं, हम उनके हिसाब से उनको मदद कर सकते हैं, हम उन्हें कोई काम सिखा सकते हैं, काम दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, लेकिन हमें राशि नहीं देना चाहिए। जब तक हम राशि देते रहेंगे, ये भिक्षुक हमें सड़क पर मिलते रहेंगे। ये राशि का तो बेसिकली अपने घर के खर्चों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक महिला आज अभी जो सेवाधाम में है, उसने बताया कि शायद वो नशा भी करने लगी थी, मतलब वो नशे के लिए भी उस राशि का इस्तेमाल कर रही थी। तो यद्यपि कि ये सारा पैसा वो परिवार के उन सब में खर्च करते हैं, लेकिन कई ऐसे गलत कामों में प्रयोग भी सामने आया है। और जिस हिसाब से हमारी कार्रवाई है, हमें उम्मीद है कि हम 1 जनवरी को नए साल के प्रारंभ के पहले इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त घोषित कर देंगे, और जिसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा है। बीच में लगभग 22-30 लोग ऐसे थे कि जो एक होटल में रुके थे और जो सुबह भिक्षावृत्ति निकलते थे, रात में वापस उसी होटल में वापस आ जाते थे। ऐसे लगभग 22-30 लोग हमने बस में भर करके राजस्थान वापस भेज दिया है। तो बाहर से जरूर लोग आते थे, जो कि इस समय अब आना बंद हो गए। आपने सुना कि जब रेस्क्यू किया जाता है तो इन लोगों के पास से क्या क्या मिलता है। रेस्क्यू के दौरान जो है कई चीज़ें सामने आती हैं जहां पर भिक्षुक अपनी कहानी बताते हैं और भिक्षा लेने के लिए वह कहां कहां बैठते हैं, क्या क्या करते हैं, ये भी सामने आया है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ भिक्षुक ऐसे भी हैं जिन्हें भिक्षा नहीं मांगनी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर वाले, उनकी बड़ी बहन हो, उनके परिवार वाले उनसे ज़बरदस्ती भिक्षा मंगवाते हैं। सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन आप किरण को सुनिए कि वो भिक्षा मांगना नहीं चाहती है, वो स्कूल जाना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी बड़ी बहन उससे भिक्षा मंगवा रही है। मेरी बहन लाती है ना पकड़ के। क्यों लाती थी? वो बोलते भीख मांगो नहीं मारूंगी। आपकी बहन आपसे भीख मंगवाती है? हाँ। क्यों, ये पैसे हैं उसका क्या करती है आपकी बहन? ब्याज पे चलाती। अच्छा, किन लोगों को ब्याज पे चलाती है? ऑटो वालों। ऑटो वालों को चलाती है। आप स्कूल जाते थे?
पहले जाती थी, फिर क्यों जाना बंद यह बहन ने मना कर दिया था। जब हमने और भिक्षुकों से बात करी तो कुछ ऐसे भी भिक्षुक सामने आए जिनका कहना था कि यह हमारा खानदानी बिजनेस है, हम बचपन से यही कर रहे हैं, हमारा पूरा खानदान यही करता है। ये तो अब मैं छोटा था जब से कर रहा हूँ। क्या करते थे? शनिवार का काम करता था, बचपन से कर रहा हूँ। ये तो हमारा खानदानी बिजनेस, बचपन से कर रहा हूँ। ये तो हमारा खानदानी बिजनेस। शनिवार के दिन है ना 500-600 भी हो जाते हैं, तो 1000 भी हो जाते हो। तो और क्या नाम है, तेल वगैरह आटा वगैरह ये सब 15-20 किलो आटा हो जाता है। क्या करते हो फिर उसका? बेच देते हैं। शनिवार के अलावा बाकी दिनों में? बाकी दिन तो घर पे रहते, खाली 8 दिन में एक बार। जब इन लोगों का रेस्क्यू करने के लिए जब टीम पहुंचती है तो उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो भिक्षुक है वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई बार जो भिक्षुक है वो उग्र भी हो जाते हैं। हम रेस्क्यू टीम से ही जानते हैं कि जब वो मैदान में उतरती हैं और भिक्षुकों का रेस्क्यू करती हैं तो किन आधारों पर किया जाता है, क्या क्या मुसीबत उन्हें देखने के लिए मिलती है। आइए सुनते हैं। हाँ मैम, क्या है कि भिक्षा जो मांगते हैं उन लोगों को रेस्क्यू जब करते हैं तो परेशानियाँ काफ़ी आती है, क्योंकि यदि हम किसी को पकड़ने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है वो वहाँ से भागेगा। तो हम उसकी वहीं काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं कि आप भिक्षावृत्ति छोड़ दीजिए, कोई अच्छी बात नहीं है। और यदि आप कमा के खाएंगे तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अधिकतर 90% लोग तो एग्री होते हैं हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि किसी को समझाया जाए, यदि जानवर को भी समझाया तो वो समझने को एग्री हो जाता है। हम तो फिर भी इंसान हैं, तो वो समझते हैं और हमारे साथ आने के लिए एग्री होते हैं। और रेस्क्यू की यदि बात करें तो बहुत से लोग इतने एग्रेसिव होते हैं, इतना नशा करते हैं कि हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर ही बहुत बार हमला हुआ है। मेरा खुद का हाथ मोड़ दिया था, 15 से 20 दिन तक मेरे को पूरा पट्टा लगा है। तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं और हम पे हमला करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो संस्था प्रवेश की टीम बनती है और उसके बाद जो रेस्क्यू टीम रहती है वो वार के हिसाब से उस मंदिरों पे जाती है। जैसे अगर बुधवार है तो गणपति मंदिर, सोमवार है तो शिव जी के मंदिर, और शनिवार है तो जो शनि कमंडलधारी होते हैं शनि मंदिर पे हम लोगों की टीम जाती है। और जब वहाँ पर जो लोग भिक्षावृत्ति करते हुए मिलते हैं उनके पहले फ़ोटो वीडियोज़ निकाले जाते हैं, ताकि हम एश्योर हो कि वो भिक्षावृत्ति ही कर रहे हैं। बिना इसके हम बिल्कुल उनको नहीं लेते हैं। कई बार ये होता है कि वो चुपचाप से बैठ भी जाते हैं, कई बार हमारी टीम के पीछे भागना पड़ता है उन लोगों के पीछे, और कई बार ऐसा होता है कि उनके पास कुछ हथियार रहते हैं या फिर जो उनके हाथ में रहता है वो उठा के वो लोग मारते हैं, पत्थर से मारते हैं। कई बार हमारी टीम घायल हुई है, उनके साथ झड़प होती है। जो महिलाएं रहती है वो काट लेती है, नोच लेती है, बाल खींचती हैं, या जो पत्थर मिल रहा है, चप्पल मिल रही है, उससे हमारी टीम वालों को मारती है। उसके बाद भी हमारी टीम जैसे तैसे उनको लेके आती है, और यहाँ लेके आने के बाद उनसे पहले ये कंफर्म किया जाता है कि हाँ वो भिक्षावृत्ति कर रही हैं। उनकी चेकिंग होती है, मेडिकल टीम की ज़रूरत होती है तो मेडिकल करवाया जाता है, और फिर उसके बाद उनकी काउंसलिंग वगैरह होती है, और उससे फिर पता चलता है कि वो इस में क्यों आई हैं या आए हैं और वो किस कारण से भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको धंधा बना लिया है, पर डे वो लोग कमाने के लिए निकलते हैं। कुछ लोग इसमें मानसिक रोगी भी होते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, घर में किसी तरह के विवाद है या किसी ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण से लोग घरों से निकल गए हैं। कुछ बचपन से ही मानसिक है, परिवार वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस कारण वो लोग सड़कों पर हैं। जिन्होंने बिजनेस बना रखा है जिसमें ये लोग बाहर से आ रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रुप हैं जो चौराहों पे आपको भीख मांगते हुए मिलते हैं। तो ये तो झालावाड़, झाबुआ, मोस्टली इसमें राजस्थान की रहते हैं। ये पूरा परिवार रहता है, भाई भाभी, मौसी भौजाई, उनके बच्चे, ये लोग आ जाते हैं। इनके पास खुद की गाड़ियाँ रहती हैं, गाड़ियों में लोग बैठ के आते हैं, 15-20 दिन के लिए कहीं भी शहर के बाहर डेरा बना लेते हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, चौराहे चिन्हित करके उन चौराहों पे इनके घर के पुरुष सामान बेचते हैं और महिलाएं और बच्चे भीख मांगने का काम करती हैं। आखिर में जब हमने इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह से चर्चा करी कि भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उनका कहना था कि पिछले 7 से 8 महीनों से भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, भिक्षुकों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी वर्तमान में 7 से 8% भिक्षुक और बचे हुए हैं, लेकिन जनवरी तक इन्हें पूरा खत्म कर दिया जाएगा। और अब भिक्षावृत्ति के लिए जो है एक 144 का जो आदेश है वो भी निकाला जाएगा, जिसमें भिक्षा लेने के साथ साथ भिक्षा देना भी अपराध की श्रेणी में आएगा और भिक्षा देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सुनिए कलेक्टर आशीष सिंह को। निश्चित रूप से भिक्षावृत्ति एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, और जब हम लोग अंदर इसकी तह तक जाते हैं तो देखने को मिलता है कि कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां हैं जो नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल भी किसी भी हालत में इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और जब हम किसी को भिक्षा देते हैं तो निश्चित रूप से इसको बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा कि तत्काल भिक्षा देना बंद करें।
दो चार ऐसे उदाहरण जो है वो सामने देखने में आए हैं जिनमें कि लोगों से ज़बरदस्ती भिक्षा मंगवाई जाती है। खासतौर पर घर पे अगर कोई बुजुर्ग है, कोई दिव्यांग है, तो उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध भिक्षावृत्ति में लगा दिया जाता है। निश्चित रूप से उसको रोके जाने की ज़रूरत है। एक पूरा गैंग भी जो है काम करता हुआ दिखा है, जिसमें कि बाहर से कुछ गांव हैं या फिर दूसरे स्टेट्स हैं, राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं, वहाँ से लोगों को बुला के कुछ गैंग जो है भिक्षावृत्ति में उनको संलिप्त कराते हैं, जिनको हमने पकड़ के वापस भी वो किया है, भेजा है। एक दो ऐसी भी हमारे सामने घटनाएं आई जिनमें जो भिक्षा का पैसा है उसको ड्रग के यूज़ के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से चीज़ें दिखाती हैं कि बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है, और अगर हम लोग किसी को भिक्षा दे रहे हैं तो हम लोग इसमें भागीदार बन रहे हैं, इसके प्रोत्साहन का हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए तत्काल इसको रोके जाने की आवश्यकता है। आगामी जनवरी में हम एक प्रतिबंधात्मक आदेश निकालकर इसको आपराधिक भी बनाएंगे, और अगर उसके बाद कोई भिक्षा देता हुआ भी पाया गया तो उसके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा। भिक्षावृत्ति की तमाम चीज़ों को हमने आपको बताया कि किस तरीके से लोग है भिक्षावृत्ति करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं, तमाम चीज़ें हमने देखी। और अब इंदौर शहर पूरी तरीके से भिक्षुक मुक्त शहर बन जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है और सेवाधाम आश्रम भेजा गया है, उसमें जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं कि जो लोग हैं उनके पास से 75,000 रुपये मिल रहे हैं, साथ ही उनका खुद का मकान है, प्लॉट है। ऐसे में कुछ भिक्षुक ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि हम इस पैसे से जो है नशा करते हैं। तो जो इंदौर की जनता दान देती है, उस दान के पैसे से वो उनकी ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं, साथ ही जो है नशे में इस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तो इंदौर वासियों से भी हमारी भी अपील है कि जो भिक्षा देना जो है वह बंद करें। आप उनका कुछ ऐसी मदद कीजिए जिससे उनको रोज़गार मिले। जिला प्रशासन भी लगातार यह कार्य कर रहा है और इंदौर शहर जनवरी तक पूरी तरह से भिक्षुक मुक्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।